हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 13 फरवरी 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस इंडियन बैंक द्वारा स्मार्टअप ग्रांट्स के लिए स्टार्टअप्स और सोलो एंटरप्रेन्योर्स से एप्लीकेशन इन्वाइट किए गए हैं? तो रिसेंटली HDFC बैंक ने HDFC बैंक ने स्टार्टअप्स और सोलो एंटरप्रेन्योर्स द्वारा एप्लीकेशन इन्वाइट किए हैं स्मार्टअप ग्रांट्स के लिए। ये देख लीजिए, HDFC का जो CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रांड है, उसका नाम क्या है? परिवर्तन। तो HDFC ने अपने CSR ब्रांड परिवर्तन के अंतर्गत जो स्टार्टअप्स हैं या फिर सोलो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे एप्लीकेशन इनवाइट किए हैं स्मार्टअप ग्रांट्स के लिए। इसमें क्या होगा, जो एप्लीकेशन सेलेक्ट हो जाएंगे स्टार्टअप्स के, उनको ग्रांट प्रोवाइड की जाएगी अपना बिजनेस रन करने के लिए। फर्स्टली एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट सेक्टर से स्टार्टअप्स को चुना जाएगा और जो भी स्टार्टअप सेलेक्ट होंगे उनको मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाएगी। कौन मेंटोरशिप प्रोवाइड करेगा? देखिए, HDFC बैंक ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ 9 स्टार्टअप इंक्यूबेटर के लिए पहले ही पार्टनरशिप कर रखी है। ये जो 9 स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स हैं वो सेलेक्टेड स्टार्टअप्स को मेंटोरशिप प्रोवाइड करेंगे। HDFC बैंक इस समय इसलिए चर्चा में है क्योंकि RBI द्वारा HDFC बैंक के IT इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट के लिए एक टेक्निकल फर्म अपॉइंट की गई है। HDFC बैंक की बात करें, हाउसिंग डेवलपमेंट फिनांस कॉर्पोरेशन 1994 में स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। CEO कौन है? शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फाइनेंशियल एंटिटी ने कहा है कि वो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड में $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा? तो रिसेंटली NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि NIIF में वो $100 मिलियन कितना $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा। ये देख लीजिए, NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको आप ब्रिक्स बैंक कहते हैं, उसने कहा है कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड में वो $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा। NDB के इस इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो हमारा फंड ऑफ फंड यानी NIF है, उसमें टोटल कमिटमेंट $800 मिलियन की हो जाएगी। $800 मिलियन का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में। इसकी इंडिया में वैल्यू होती है 5,820 करोड़ रुपए। तो देखिए, इससे पहले यानी NDB से पहले AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक भी NIIF में इन्वेस्टमेंट कर चुका था। अब NDB ने भी कर दिया है। NDB का इंडिया में फर्स्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट है। क्यों इक्विटी इन्वेस्टमेंट है? क्योंकि जो NIIF है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, वो सेबी के अनुसार कैटेगरी 2 का अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, इसलिए इसको इक्विटी इन्फ्यूजन माना गया है। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात करें, फरवरी 2015 में स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। MD एंड CEO हैं सुजॉय बोस और CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है? सौरभ जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनसा वाराणसी, इनको 2020 का विनर घोषित किया गया है मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का। आपको पता है मनसा वाराणसी किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? तो इनके नाम में वाराणसी है तो ये मत समझिएगा यूपी से बिलोंग करती हैं। मनसा वाराणसी बिलोंग करती हैं तेलंगाना से। इन्होंने मिस इंडिया टूर्नामेंट 2020 को जीत लिया है। ये देख लीजिए, ये है मनसा वाराणसी, तेलंगाना के हैदराबाद से बिलोंग करती हैं मनसा वाराणसी। इन्होंने 2020 के VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड टूर्नामेंट को जीत लिया है या कॉम्पिटिशन जीत लिया है। VLCC देखिए कंपनी है जो स्पॉन्सर कर रही थी इस कॉम्पिटिशन को। तो आप देखिएगा मनसा वाराणसी ये बनी है मिस इंडिया 2020, इतना याद रखिएगा। इनको क्राउन यानी ताज किसने पहनाया? तो जो 2019 की विनर थी, नाम क्या था? सुमन रतन सिंह राव, वो राजस्थान से थी। 2019 की विनर सुमन रतन सिंह राव, उन्होंने मनसा वाराणसी को अपना क्राउन समर्पित कर दिया। सेकंड नंबर पे कौन आया है? हरियाणा की मनिका सेवकंद आई हैं और थर्ड नंबर पे यूपी की आई हैं मान्या सिंह। हालांकि फर्स्ट याद रखिए, फेमिना मिस इंडिया 2020 कौन बना है? मनसा वाराणसी, तेलंगाना के हैदराबाद से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रोटरडम जो कि नीदरलैंड में ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, उसमें टाइगर अवार्ड किस इंडियन फिल्म ने जीता है? तो 50वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रोटरडम में टाइगर अवार्ड जीता है कूझंगल ने। कूझंगल एक तमिल फिल्म है। इसने 2021 के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रोटरडम में टाइगर अवार्ड जीता है। ये टॉप अवार्ड है इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का। हर वर्ष रोटरडम जो कि नीदरलैंड में है, वहाँ पर ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रोटरडम ऑर्गेनाइज किया जाता है। टाइगर
अवार्ड जीतने वाली इंडिया की ये सेकंड मूवी है। इससे पहले एक केरल की फिल्म थी, मलयालम फिल्म थी, उसका नाम था दुर्गा, उसने भी टाइगर अवार्ड जीता था। तो अब तमिल फिल्म है कुझंगल, इसने टाइगर अवार्ड जीता है 50वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रोटरडम में। ये जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रोटरडम है 1992 में स्टार्ट हुआ था, लोकेशन रोटरडम नीदरलैंड में है। टाइगर अवार्ड इसका बेस्ट अवार्ड है। ये जो अच्छा कुझंगल करके मूवी है, इसको प्रोड्यूस किया था नयनतारा ने और डायरेक्टर थे इसके विनोद राज PS। इन्होंने ही इनाम राशि जीती है 40,000 यूरो के आसपास। टाइगर अवार्ड में 40,000 यूरो मिलता है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI के अनाउंसमेंट के अनुसार वो कितने अमाउंट की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, 4 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करेगा। तो RBI ने कहा है 20,000 करोड़ की, 20,000 करोड़ की 4 गवर्नमेंट सिक्योरिटी RBI परचेज करेगा ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत। तो RBI ने कहा है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? देखिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करता है और परचेज करता है, यानी मार्केट में कैश इनफ्लो को मेंटेन करने का एक टूल है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये RBI द्वारा ही कहने वाला इफेक्ट में लाया जाता है या RBI द्वारा ही यूज़ किया जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन को मोस्टली। तो RBI ने कहा है कि 20,000 करोड़ की 4 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को वो परचेज करेगा। इससे क्या होगा, मार्केट में पैसा जाएगा और इकोनॉमी को बल मिलेगा। देखिए, RBI के कुछ ट्रेजरी बिल्स होते हैं या फिर जो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनका टेन्योर 1 वर्ष से ऊपर नहीं होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ट्रेजरी बिल्स 5 वर्ष के लिए जारी किए जा सकते हैं, तो नहीं, मैक्सिमम 340 डेज के लिए ही जारी किए जा सकते हैं ट्रेजरी बिल्स। RBI इस समय इसलिए चर्चा में था क्योंकि RBI ने ऑम्बुड्समैन स्कीम पर 2019-20 के लिए अपनी जो एनुअल रिपोर्ट जारी की है, उसके तहत ये चर्चा में आया है कि जो कंप्लेंट्स हैं वो 65% बढ़ गई हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि 92% का डिस्पोजल हो चुका है। तो ये भी याद रखिएगा, कल पढ़ाया था मैंने। RBI 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी कोलकाता में, बाद में मुंबई ट्रांसफर हो गया था इसका हेडक्वार्टर कब, 1937 को। वर्तमान में 25th RBI गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की GDP ग्रोथ रेट फिनेंशियल ईयर 2020 में क्या होगी। तो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च जो कि फिच रेटिंग एजेंसी की एक सब्सिडरी है, इसके तहत इंडिया की GDP ग्रोथ रेट वित्तीय वर्ष 2022 में होगी 10.4%। कितनी होगी, 10.4%। ये देख लीजिए, रिसेंटली इंडिया ने कहा है कि इंडिया की GDP ग्रोथ रेट 10.4% होगी फिनेंशियल ईयर 2020 में, यानी 2022 में। इसने कहा जो इंडिया ने ग्राउंड खो दिया था 2021 में, वो वापस अचीव कर लेगा 2022 में। और इसने ये भी कहा है कि जो लास्ट क्वार्टर है फिनेंशियल ईयर 2021 का, उसमें इंडिया की GDP ग्रोथ रेट 0.3% रही है, यानी पॉजिटिव रही है। तो अब इंडिया ने कहा है, इंडिया रेटिंग रिसर्च ने कहा है कि इंडिया की जो GDP ग्रोथ रेट है वो 10.4% रहेगी फिनेंशियल ईयर 2020 में। इंडिया क्या है, तो मैंने आपसे बताया फिच ग्रुप की कंपनी है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। MD एंड CEO कौन है, रोहित कुमार सावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हो रही है न्यू दिल्ली में, इसको किसने इनॉग्रेट किया है। तो PM मोदी ने वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट के 20th एडिशन को इनॉग्रेट कर दिया है न्यू दिल्ली में। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। PM मोदी ने वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 को इनॉग्रेट किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। इस बार जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का 20वां एडिशन है, इसका थीम क्या है, थीम है रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल। ये है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का थीम। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो टेरी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। हर वर्ष दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाता है। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का दूसरा नाम है दिल्ली सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। टेरी की बात करें, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले इसका नाम था टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और डायरेक्टर जनरल कौन है, अजय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजॉन लाइफ इंश्योरेंस के MD एंड CEO कौन अपॉइंट हुए हैं। तो इंडिया की एकमात्र डिजिटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है एजॉन। इसके MD एंड CEO बने हैं सतीश्वर बालकृष्णन। कौन बना है, सतीश्वर बालकृष्णन। ये हैं सतीश्वर बालकृष्णन। ये एजॉन लाइफ इंश्योरेंस के MD एंड CEO बन गए हैं। काफ़ी समय से, लगभग 2019 जुलाई से ये एजॉन लाइफ इंश्योरेंस में चीफ फिनेंशियल ऑफिसर थे। अब सतीश्वर बालकृष्णन एजॉन लाइफ इंश्योरेंस के MD एंड CEO बन गए हैं। एजॉन लाइफ इंश्योरेंस इंडिया की ओनली डिजिटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, यानी सारा काम ये डिजिटली करते हैं, पेपर वर्क नहीं होता है।
एजॉन लाइफ इंश्योरेंस। इसके एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? सतीश्वर बालकृष्णन, नाम याद रखिएगा। एजॉन लाइफ इंश्योरेंस की बात करें 2008 में स्थापना हुई थी, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फर्स्ट एवर द इंडिया टॉय फेयर 2021 किस सिटी में ऑर्गेनाइज किया रहा है? तो द इंडिया टॉय फेयर 2021 इसको ऑर्गेनाइज किया रहा है न्यू दिल्ली में। तो भारत खिलौना मेला कुछ भी कह सकते हैं, वैसे आप ये देखिए द इंडिया टॉय फेयर पहली बार ऑर्गेनाइज हो रहा है कहाँ पे? नई दिल्ली में। ये देख लीजिए, सॉरी, फर्स्ट एवर द इंडिया टॉय फेयर 2020 ये फरवरी से मार्च तक चलेगा, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में चलेगा, और ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू रन किया जाएगा। ये देख लीजिए, नेशनल टॉय फेयर या फिर द इंडिया टॉय फेयर 2021 दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया रहा है। इसके लिए वेबसाइट भी लॉन्च कर दी गई है। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जॉइंटली इनॉग्रेट किसने किया है? तो रमेश पोखरियाल निशंक, श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी और पीयूष गोयल जी, इन 3 लोगों ने मिलकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इनॉग्रेट किया है द इंडिया टॉय फेयर 2021, जो कि न्यू दिल्ली में वर्चुअली ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। देखिए, इंडिया का फर्स्ट टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहाँ ओपन हो रहा है? तो कर्नाटक में बन रहा है, वो भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस इंडियन स्टेट द्वारा एसबीआई के साथ एक एमओयू साइन किया गया है ई चालान के इम्प्लीमेंटेशन के लिए? तो रिसेंटली मेघालय ने एसबीआई के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ई चालान के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ये देख लीजिए, एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और मेघालय ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ई चालान के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इसमें क्या होगा, जो हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले होंगे उनको डिजिटली चालान इन्फोर्समेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी एसबीआई द्वारा। तो आप यहाँ देखिएगा, एसबीआई और मेघालय गवर्नमेंट ने ई चालान के लिए एमओयू साइन किया है। इसमें क्या होगा, जो एसबीआई है वो इंटीग्रेट करेगा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के वाहन एंड सारथी एप्लीकेशन से, तो इससे ई चालान आसानी से हो जाएगा। तो आप देखिएगा, एसबीआई और मेघालय ने एमओयू साइन किया है ई चालान के लिए। मेघालय की बात कर लेते हैं, तो ये मैप में देख लीजिए, मेघालय गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ यहीं पे हैं। कैपिटल है इसकी शिलोंग। सीएम कौन है मेघालय के? कॉनरैड संगमा। और गवर्नर कौन है इस समय? सत्यपाल मलिक। रिसेंटली आईसीसी ने 2020 के लिए मेंस टेस्ट प्लेयर रैंकिंग जारी की है। आपको बताना है बैट्समैन की कैटेगरी में किसने टॉप किया है। तो आईसीसी मेंस टेस्ट प्लेयर रैंकिंग बैट्समैन की कैटेगरी में केन विलियमसन ने टॉप किया है। किसने? केन विलियमसन ने। ये देख लीजिए, आईसीसी द्वारा मेंस टेस्ट प्लेयर रैंकिंग जारी की गई है बैट्समैन एंड बॉलर दोनों की कैटेगरी में। जो बैट्समैन की कैटेगरी है, टॉप 5 बैट्समैन, उसको टॉप किया है केन विलियमसन। ये हैं केन विलियमसन, न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। आईसीसी की बैट्समैन की रैंकिंग में विराट कोहली 5वें प्लेस पे है। वहीं अगर बॉलर्स की बात करें, आईसीसी मेंस टेस्ट प्लेयर रैंकिंग बॉलर्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस ने टॉप किया है। तो पैट कमिंस कहाँ के बॉलर हैं? ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हैं। इन्होंने आईसीसी मेंस टेस्ट प्लेयर बॉलर की कैटेगरी को टॉप किया है। आईसीसी की बात करें, कुछ समय पहले ही आईसीसी का जो प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड था, इसको किसने जीता था? ऋषभ पंत ने जीता था। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर दुबई में है। चेयरपर्सन कौन है? ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। और सीईओ कौन है? मनु सावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में अपने कितने % स्टेक जो है बेच देगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टेक हैं उनमें से 20% को वो बेच देगा। ये डिसइन्वेस्टमेंट का काम कौन देखता है? डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत आता है। यही सारा डिसइन्वेस्टमेंट का काम देता है, यानी विनिवेश का काम देता है। तो विनिवेश के द्वारा गवर्नमेंट को कुछ फंड मिल जाता है। फंड वो जो है सोशल वेलफेयर स्कीम पे खर्च कर दिया जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में जो उसके स्टेक हैं यानी शेयर होल्डिंग है, उसका 20% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेल कर देगा। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के तहत कार्य करती है, जिसके मिनिस्टर कौन है? डीवी सदानंद गौड़ा। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। डीपम आपको याद ही होगा, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, मैंने अभी बताया आपको, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत कार्य करता है और 4 कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, 4 कैटेगरीज में डिसइन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है। स्ट्रेटेजिक, माइनॉरिटी स्टेक सेल, एसेट मोनेटाइजेशन एंड कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग। तो आप देखिएगा, डीपम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस फेमस पर्सनालिटी की पुण्यतिथि को, यानी जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी उस दिन को समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये देख लीजिए, ये हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इनकी पुण्यतिथि यानी डेथ एनिवर्सरी जो कि 11 फरवरी को होती है, उसी दिन समर्पण दिवस मनाया जाता है। तो 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाया जाता है किसकी याद में? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की याद में। आरएसएस के जाने माने थिंकर थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और भारतीय जनसंघ के 1967 में अध्यक्ष भी बने थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। 1968 में हालांकि इनकी डेथ हो गई थी। उन्हीं की याद में हर वर्ष समर्पण दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका इंटरनेशनल कांग्रेस 2021 का कोलकाता में रिसेंटली कौन सा एडिशन शुरू हुआ है? तो इनका इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन इंटरनेशनल कांग्रेस, इसका 40वां एडिशन रिसेंटली कोलकाता में शुरू हुआ है 2021 में। ये देख लीजिए, इनका का फुल फॉर्म पढ़ लीजिएगा, इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन। इनका इंटरनेशनल कांग्रेस का 40वां एडिशन कहाँ स्टार्ट हुआ है? कोलकाता में। ये आपको याद रखना है कि कोलकाता में इनका इंटरनेशनल कांग्रेस का 40वां जो अधिवेशन है या फिर जो कांग्रेस है वो स्टार्ट हुआ है। ये इनका इंटरनेशनल कांग्रेस, इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो इसको ऑर्गेनाइज करता है नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत कार्य करता है। तो इनका इंटरनेशनल कांग्रेस कोलकाता में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसका 40th एडिशन यानी 40वां एडिशन। देखिए, इनका इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन मैपिंग से रिलेटेड होता है, यानी कार्टोग्राफी कहते हैं ना मैप डिज़ाइन को। तो आप देखिएगा इस बार जो 40th इनका इंटरनेशनल कांग्रेस है, इसका जो फोकस थीम है वो है डिजिटल मैपिंग इनोवेशन इन मेक इंडिया इनिशिएटिव। क्योंकि आपको कोरोना चल रहा है तो कुछ भी फिजिकल रूप से नहीं हो रहा है, तो इनका का जो इंटरनेशनल कांग्रेस 40th एडिशन है वो भी वर्चुअल तरीके से हो रहा है, जिसका थीम है डिजिटल मैपिंग इनोवेशन इन मेक इंडिया इनिशिएटिव। इनका की अगर स्थापना की बात करें तो 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है और कार्टोग्राफी से रिलेटेड है इनका, और इसका फुल फॉर्म भी है इनका का इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन। इतनी बार मैं इनका बोल गया कि अब उनका बोलने का मन कर रहा है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनर ईयर 2021 इसको 12 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है हर वर्ष। आपको बताना है लूनर ईयर 2021, लूनर न्यू ईयर 2021 को किस कंट्री द्वारा अपने न्यू ईयर के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो चाइना लूनर न्यू ईयर को अपने कंट्री में न्यू ईयर के तौर पे सेलिब्रेट करती है। हालांकि जो लूनर न्यू ईयर है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है, यानी ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन चाइना जो है इसको न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट करती है हर वर्ष 12 फरवरी को। इस बार का जो 2021 ईयर है इसको चाइनीज ईयर के रूप में घोषित किया गया है, ईयर ऑफ ऑक्स यानी बैल का वर्ष। जो 2020 का ईयर था उसको चाइनीज ईयर घोषित किया गया था रैट का ईयर, और जो नेक्स्ट ईयर होगा 2022 वो घोषित किया जाएगा टाइगर। तो याद रखिएगा 2021 का चाइनीज ईयर ऑक्स के नाम पे, 2022 का चाइनीज ईयर टाइगर के नाम पे, और इससे पहले का 2020 का रैट के नाम पे। तो लूनर न्यू ईयर 12 फरवरी को मनाया गया है, इसको चाइनीज न्यू ईयर के तौर पे मनाया गया है। जो चाइना में मंथ होते हैं ईयर होते हैं उनको 12 एनिमल के नाम पे डिवाइड कर दिया जाता है। ये 12 एनिमल के नाम यहाँ पढ़ लीजिएगा। चाइना इस समय इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि छठी कंट्री बन गया है जिसने मंगल की कक्षा में सक्सेसफुली अपने ऑर्बिटर को इस्टेब्लिश कर दिया है। चाइना के प्रेसिडेंट पता है आपको क्या है? शी जिनपिंग। कैपिटल छोड़ दीजिए आप, करेंसी क्या है? रेनमिनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की फर्स्ट वुमेन हेड कौन बनी है? तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की फर्स्ट वुमेन हेड बनी है सुजैन क्लार्क। कौन बनी है? सुजैन क्लार्क। ये है सुजैन क्लार्क, ये यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की फर्स्ट वुमेन हेड बनी है। आप देखिएगा जैसे हमारे यहाँ फिक्की है वैसे ही यूएस में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स है जिसकी फर्स्ट वुमेन हेड बनी है सुजैन क्लार्क। सुजैन क्लार्क ने किसको रिप्लेस किया है? थॉमस जे डोनू को रिप्लेस कर दिया है। आप इतना याद रखिएगा। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स 1912 में स्थापना हुई थी, हालांकि हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है, बस इतना ही याद रखिए। सुजैन क्लार्क इसकी फर्स्ट वुमेन हेड बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली एक बुक है जिसका नाम है टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी। इस बुक को किसने लॉन्च किया है? तो टर्न अराउंड इंडिया 2020 इस बुक को लॉन्च किया है जुआल ओराम। जुआल ओराम ने लॉन्च किया है। ये देख लीजिए, ये हैं जुआल ओराम। ये चेयरपर्सन है
जो डिफेंस पे स्टैंडिंग कमेटी है उसके चेयरपर्सन है, साथ ही साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जुआल ओराम। उन्होंने एक बुक लॉन्च की जिसका नाम है टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी, यानी अपनी पास्ट लेगेसी को भूल जाओ और फिर से खड़े हो जाओ। इस पर आधारित ये बुक है, आप इतना याद रखिएगा। इकोनॉमिक अवेयरनेस क्रिएट करता है लोगों में। बुक का नाम है देखिएगा टर्न अराउंड इंडिया 2020। बुक को लॉन्च किसने किया है या रिलीज किसने किया है? जुआल ओराम। हालांकि बुक को लिखा किसने है? आरपी गुप्ता। इतना याद रखिएगा, आरपी गुप्ता ने इस बुक को लिखा है टर्न अराउंड इंडिया 2020। टर्न अराउंड इंडिया 2020 को पब्लिश कौन करेगा? हिमालय पब्लिशिंग हाउस द्वारा इसको पब्लिश की जाएगी। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।